हेलो। हेलो। गेस्ट हाउस बंद होने के बाद क्या हुआ? गेस्ट हाउस जैसे बंद हुआ 1-2 साल के अंदर वही गोद लिया हुआ दामाद मुझे ताने मारता था कि आपके भी 3 दामाद आएंगे। कर लेना, ये मीडिया में बात उछली। उन दिनों में फ्लैश न्यूज़पेपर होती थी। उन्होंने भी बोला कि ऐसे सिंगल वुमेन को इतना तंग किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं हुआ कि वो कहते मीडिया तो बिका हुआ है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं मीडिया को ख़रीदने के लिए। ये मेरे असूल भी नहीं है। मैंने दिल्ली जल बोर्ड का काम, प्लम्बिंग का काम, मैंने किसी को फालतू पैसे नहीं दिए। जिसकी जो मेहनत है वही दिया। लेकिन लीपा पोती कराने में भी 2 लाख प्लस मेरा खर्चा आ गया। वही पैसे मैंने कन्याओं की शादियों के लिए जोड़े थे। अब क्या करूं? ज्वेलरी को जैसे तैसे मैंने संभाला हुआ था। मुझे ताने मिलते थे कि ये तो कोई और पहनेगी। कि दैट मीन्स 3 बार मैं आईसीयू में रह गई। नेशनल हार्ट के 96, 99, 2001। तो ये तो जैसे सोच के आए थे कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, तो सारे जेवर उसी को ही मिलेंगे और ये यहाँ आके कब्जा करेंगे एज माई इनहेरिटर्स। तो जहाँ पे भगवान का विश्वास तो मुझे शुरू से ही था। ईयर वाइज मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती रही और यहाँ तक पहुँच गई। तो 98, 99 के बाद नीचे का घर हो गया खाली, लेकिन नक्शा वो तोड़ गया था। जो नक्शे के लिए मुझे पुलिसमैन हिंट दे गया था कि कल को कह देंगे कि आप गैर कानूनी बैठे हो तो क्या करोगे। तो मैं हौस खास में एमसीडी का ऑफिस था, मैं वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिल्डिंग का मैप निकलवा के लाई हूँ। वो मेरे पास सेफ कस्टडी में पड़ा है। मेरे पास ओनरशिप पेपर्स नहीं थे, वो भी मेरा हस्बैंड लेके भाग गया। जिस दिन वो गया, अलमारियों में ड्रग्स, जो फोल्डिंग बेड्स होते हैं, बेड के बॉक्सेस में ड्रग्स। मैं फंसती कि मैं ड्रग्स का व्यापार करती हूँ, लेकिन उनको डर था कि मैं शिकायत भी कर सकती हूँ। इस कमरे में तो प्रूफ थे, एक ही कमरा, कि मैं तो यहाँ रहती नहीं इस कमरे में। मेरा हस्बैंड हाजिरी लगाने रोज़ आता था, नेबर्स के ऊपर ठाठ दिखाने कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे पास कार भी है, ड्राइवर भी है। और नेबर्स हमारे ऐसी खोखली बातों में इम्प्रेस भी हो जाते हैं। आई थिंक सारी दुनिया हो जाती है। तो मैं मारुति 800 चलाती, वाकई पागल लगती थी। सब कहने लगे इसको तो सुख लेना ही नहीं आता, इसीलिए वो दूसरी औरत के वहाँ गया है। लेकिन मेरे को अंदर से इस चीज़ का भी सिर से ऊपर निकल गई, कोई बात नहीं, तुमको जो बोलना है बोलो। एक ज़िंदगी मिली है और उसी में मैं जो कर्म लिखवा के लाई हूँ मैं कर पाऊँगी। अब ये निकल गया 2001, 2006 में मेरी सेकंड डॉटर जो ट्यूशन्स, उसको कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, मुझे लगा हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में जॉब्स बहुत हैं। बड़ी बेटी को मेडिसिन की कोशिश कराई, लेकिन नहीं आया। उसका कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुष्प विहार में था, डीयू के अंडर आता है। तो उसको मैंने वहाँ से बी फॉर्म कराई, 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, आई वुड से एट पार विद एमबीबीएस। और सिवाय क्लिनिकल ट्रेनिंग के इनको सब वो एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन्स का सारा ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद तब स्काईज़ खुलने लग गए और जेनपैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ आ गई, जिनको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए टेक्निकल लोग चाहिए थे जिनको टर्म्स आती हों। तो इसकी जॉब लगी जेनपैक्ट गुड़गांव में, और वहाँ प्रमोद भसीन का शायद आपने नाम सुना हो, जिसने स्टार्ट किया था। तो इस लड़की ने मेरे को लेके गई, वो बुलाता था कि पेरेंट्स आएँ देखें कि हम किस हाल में आपके बच्चों को, अमेरिकन कंपनी होते हुए भी हम इनको इंडियनाइज करके रखते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं और काम लेते हैं।
तो ठीक है, वर्क एथिक्स थे, हमें अच्छा लगा देखने में, एसी एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। 2096 में दूसरी डॉटर का 12th हो गया। उसने साइंस नहीं ली, फिर इको एंड मैथ्स लिया। 96% प्लस था, उसको वहाँ एडमिशन नंबर 1 लिस्ट में थी। तो मुझे लगा इसको भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी, स्किल डेवलपमेंट, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उसकी वहाँ हो गई, तो मैं निश्चिंत हो गई। उसने जाना बंद कर दिया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको लगा कॉलेज में कोई आता ही नहीं पढ़ने, ये भगत सिंह कॉलेज के पास है। तो मुझे भी लगा कि ये इतनी चतुर नहीं है कि बॉयज़ को डील कर पाए। तो एक आंटी ने बोला कि बेटे ट्यूशन करोगे? हमारी बेटी को वो बड़ा प्यार देती थी, मैंने भी अलाउ कर दिया कि करो, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो रहे हो, खाली बैठने से। उन दिनों में ये सास बहू सीरियल्स भी शुरू हो गए, और मुझे लगा टीवी देखती रहेंगी, कुछ पढ़ा लें बच्चों को, तो टीचर ये पॉपुलर होने लग गई। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ दिमाग भी ऊपर हो गया, लालच में भी आ गई। तो खन्ना ज्वेलर्स और ये सब मालवीय नगर के दुकानदार की 10वीं करनी है, बस इतना करा दो आप। उन दिनों में सबको पास नहीं करते थे, 10th डिफ़िकल्ट होता था। यहाँ पे नर्सरी के बच्चे, हर क्लास के बच्चे, पूरा घर मेरा भरा हुआ था, पर मैं माइंड नहीं करती थी बिल्कुल भी, ना मैंने इनसे सेवा एक्सपेक्ट करी। घर की मैनेजमेंट पूरी मेरे पे थी, घर को मैनेज करना मीन्स मनी भी। मैंने इनसे कुछ नहीं लिया, दोनों बेटियों से। तीसरी बेटी की 99 में मैं आईसीयू से बाहर आई थी, बत्रा के डॉक्टर्स ने बोला था बाईपास इमीडिएट करवाओ, नहीं तो खतरा है। मैं जैसे तैसे जर्नल्स वगैरह पढ़ के कि बाईपास करवाई और कैसे का क्या हो जाएगा, इनको पहले पार लगा लो। तो 99 में उसकी हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई। तो मैंने सोचा जो भी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है वो कुछ बन के ही निकलता है, B.Pharm, M.Pharm एंड देन PhD। तब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी कुछ आंटीज़ का ग्रुप होता है जो कि कहती हैं इवेंट्स की मैनेज, शादियां हों, दहेज इज़ मस्ट, कार दें, और इस तरह की बातें घर में आके करने लगी। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी। उन दिनों में इसका सौरभ के साथ मुझे पता चला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही रिश्ता लेके गई। लोहड़ी वाले दिन 2006 में मंगनी हुई, 5 स्टार होटल में मंगनी। तो मैंने तो उनसे साफ बात करी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा भी भाई बहनों में कुछ कोई नहीं है। बाद में पता चला वो हस्बैंड वाइफ आपस में बात ही नहीं करते, दिखावे के हैं सारे रिश्ते। पर मैं ताना देने वाली कोई नहीं होती कि तुम भी ऐसे ही हो, भाई बहन भी नहीं है। टिपिकल बिजनेस फैमिलीज, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। लेकिन टकोरें पड़ती हैं, पर मैं बिल्कुल भूत बन के बैठी रहती हूँ। जो मेरे रूल्स हैं वो रूल्स हैं, उनको मैं चेंज नहीं करूँगी। अब आ गया चलते चलते 2008 आया, तो मेरी हार्ट सर्जरी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तब इन लोगों ने, सब ने सोचा कि ये तो घर आएगी नहीं। उस वक़्त इन्होंने अग्रवाल नाम के आदमी को, नीचे का घर जो फ्लैट था, वो मैं हॉस्पिटल से आई तो वो फ्लैट में अपना रेनोवेट क्या करा रहा था। मैं अब तो सारा ही खलेरा बिल्कुल ही, उसने भी ऑनर क्या करता, उसने थ्रो अवे प्राइस पे, जैसे डिस्प्यूटेड जगह होती हैं, वो उसने ले ली, और वो कॉरपोरेशन की रोड तक आ गया कि मुझे गाड़ी भी ना खड़ी करने दे नीचे। तहश इतनी ज़्यादा मेरे पे दिखाएं दोनों जने, पर मैंने इनको जवाब नहीं दिया कभी भी। कैसे दे सकती हूँ, मेरा तो सपोर्ट सिस्टम कुछ था ही नहीं। इतने में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, तो वहाँ भी भाई बहनों ने एक तरफ किया कि हमारे तो दाऊद तक कनेक्शंस हैं, इन पेपरों पे साइन कर, नहीं तो फेस इट। मैंने कहा कर देती हूँ,
तब तक मेरा आइडियलिज़म अभी भी कायम है कि ये टाइम भी निकल जाएगा। मैं यही सोचती, सबसे बड़ी दौलत तो मेरी 3 छोटी लड़कियां वहाँ पड़ी हैं। तुम साइन कराओ, मुझे दाऊद वगैरह का रोब मत डालो मेरे पे। मैं वहाँ से भी आ गई खाली हाथ। अब अंदर से तो बुरा लगा कि लोग फ़ायदा उठाएंगे, और वही उन्होंने किया कि इसका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो ये फैलते ही गए। जब सर्जरी के बाद में आई हूँ तो अग्रवाल भी चौड़ा होने लग गया कि मैं ठीक है भाई, मैं उनसे कुछ नहीं बात करती। तो तमाशबीन तो वो बने ही बैठे हैं। यहाँ पे ये हवा उड़ी हुई है कि डॉक्टर वुमेन होती सारी अकड़ू हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, उनको पति की सेवा करनी नहीं आती, लेकिन उन किसी को भी मेरे बच्चों की शिक्षा नहीं नज़र आती। इतना बोलते हैं। मेरा हाथ ही किचन में, मैं कुक नहीं अफोर्ड कर सकती थी, मैं ड्राइवर नहीं अफोर्ड कर सकती थी, मैं दोपहर आती थी, पार्ट टाइमर आती थी, और सारा हिसाब किताब मैं खुद रखती थी। और ये चीज़ें इनको नज़र ही आती नहीं थी। पर मैं क्यों किसी को सफाइयाँ दूँ? एक घर है, मैंने चलाना है, और मैं चला रही हूँ बहुत अच्छे से, टाइम सब हो रहे। वहाँ से आई मैं निकल के जिंदा नेशनल हार्ट से, तो बड़ी वाली की तो मंगनी करके गई थी। 3 महीने बाद मैं पूना गई हूँ। शिव टेम्पल में मैंने अच्छी शादी करी है उसकी। वो कहता अपने आप को तमिल ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के दोनों गुड़गांव से भी अटैच्ड हैं, और डीवीएस प्लान्स थे इनको कि इसको उड़ाओ या इसको पागल करो। तो 14 आ गया। एक तो पब्लिक नोटिस ने मुझे बहुत ब्रेक किया। 2011 में जब डेथ हुई तो ये लोग हो गए उस वक़्त कि ये कैसे हो गया। तो उस वक़्त ये अग्रवाल मेरे नीचे वाला पता नहीं क्यों इतना छाती पीट के रो रहा था। मैं हैरान, ना तो तू कभी मिला, बाद में पता चला कि ये भी लिंक्ड था, तो क्यों तभी इसको इतना दुख हो रहा है उसकी मौत पे। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जो यहाँ रहता ही नहीं था। लड़कियों को जो फेंक के गया है ऐसे एलिमेंट्स के आगे, मैं उसकी क्या इज़्ज़त करूँ। तो दिलीप जो अमेरिकन था, इंडिया अमेरिका में जो ड्रग डीलिंग का काम हो रहा था, वो इन दोनों का आपस में था। बाद में न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चला कि ये जो डेथ भी थी ये अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। मुझे बताया गया था स्ट्रोक हुआ है और मैक्स में एडमिटेड है, लेकिन वो स्ट्रोक नहीं था, हेड इंजरी थी। वो मुझे बिल्डर ने बाद में बताई। तो पब्लिक नोटिस में ऐसे शो किया कि 20 करोड़ की जायदाद छोड़ के वो किया। अब मैं लड़की छोटी वाली के ससुर बोले कि हमें तो चाहिए, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अब उन्होंने अपना वकील जो बीच में डाला, तो मुझे तो साथ जाना पड़ा। उस वकील ने मेरे ही कागज़ को हड़प लिए, चोरी कर लिए। जिन कागज़ों का आपको पता है कि मैं खुद वकील बन के अपने कागज़ खुद लेके आई हूँ 2017 में। 2015 से 17 तक मैं एसडीएम के ऑफिस में भाग दौड़ कर रही थी। इन बिटवीन मेरे को थ्रेट्स भी आ रही थी कि हम कोई भी वकील बन के इतनी रिश्वत दे दो। कोई बैंक का बाउंसर आ रहा है कि ये जगह लोन लिया हुआ है। मैं कहती थी पेपर दिखाओ। 6 महीने तो वो बाउंसर मुझे तंग करते रहे। फिर मैंने, क्योंकि ड्राइवरों मेरे जो अली गांव ले जाते थे उनको मैंने 7 लाख का लोन दिया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि वो बेसिकली धोबी हैं। मैं चाहती थी वो तरक्की करें, स्कूल वैन का बिज़नेस करें, तो उसकी वो वैन्स खरीदें। उनको तो कोई लोन देगा नहीं, तो मैंने जैसे उनका लोन क्रेडिट कार्ड सिटी कार्ड के थ्रू दिया, तो उनका घर बन गया दक्षिणपुरी में, उनकी वैन्स आ गई, और इधर ये जो औरत बैठी है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे साथ वाले घर में, वो रोड पे ताने दे रही है कि मेरे धोबियों के साथ अफेयर चल रहे हैं, इसलिए मैं उनको पैसे बांट रही हूँ। अब उन्होंने सारे कर्जे उतार दिए हैं,
नेक आदमी है, बहुत तरक्की कर रहे हैं। स्कूल वैन्स का उनका बिजनेस है और चलते रहें ऐसे ही, नहीं तो इंसान इंसान की मदद करेगा ही नहीं। बाय द वे उनकी उम्र नेहा से 5 साल छोटी है, जिसके बारे में सड़क पे ये जो बैठी है वो मेरे ऊपर, सैगल नाम है उसके साथ, ये औरत 80 साल की है और सैगल 75 साल का है। 20 साल से उसके पिता की जगह पे उसको बिठाया हुआ है कि ये मैं तेरी करा दूँगा, पर मुझे नहीं लगता होगी। अब वो उसके शहर में आके ऐसे ताने देगी कि पुलिस को भी लगेगा ये औरतों की लड़ाई है, इसमें हम क्यों दखल दें। तो मैं काम पे जा रही हूँ, निकल के आई, ज़ोर ज़ोर से बोली, देखो इसका आदमी, तीसरी लड़की की शादी करके आई थी, क्या कहती है इसका आदमी तो मज़े ले रहा है, 3 लड़कियां इसके ऊपर फेंक गया। मुझे जवाब देना पड़ा, फेंकी थोड़ी हैं, मेरे लिए तो देवियां हैं और मैं उनको वैसे ही मान रही हूँ। अरे तेरे तो दामादों के साथ रिश्ते हैं, ऐसी घटिया बातें, पता नहीं ये भी ड्रग्स खाते हैं क्या करते हैं। तेरे तो ड्राइवरों के साथ रिश्ते हैं। फिर मुझे पता चला कि यहाँ काला रायता फैलाने वाला कौन है, मेरा अपना ही हस्बैंड है, और कौन है। तो इस तरह निकलते गया टाइम, अब कागज़ आ गए मेरे हाथ में। अब मेरे पुराने कागज़ों की भी कोई वैल्यू नहीं है। एमसीडी एक टोकन इशू करती है जिस पे ओनरशिप लिखी होती है। एसडीएम ने एक पेपर इशू किया है जिस पे लिखा है मेरे पास टोटल राइट्स हैं, मैं इस जगह को सेल करूं, मैं इस जगह को मॉर्टगेज करूं, मैं इस जगह को बैंक से लोन लूं, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टोटली अंडर माई कंट्रोल। दैट मीन्स शुरू से ही मेरी चीज़ मेरी ही थी और ये इन लोगों ने घूमियों करने के लिए मेरे को पागल बना रहे थे कि इधर जा उधर जा, जो मेरी ही चीज़ लेने के लिए मुझे इतने कोर्ट कचहरियों में, कभी कहें ये गिफ्ट है, गिफ्ट टैक्स दो, इतने लाख की रिश्वत दो, इसको वो तो मैंने तो कर्म पूरे किए। गुड़गांव जाके उनका फ्लैट जो भी था मैंने दूसरी लड़की को दे दिया, लेकिन इन लड़कियों को कुछ भी मेरा किया नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक है कि तीसरी लड़की को भी टोटली ब्रेन वॉश किया हुआ है मेरे अगेंस्ट, दिलीप ने। मैं कहती हूँ उसका ससुर ना उसको चुप कराए। ओके, घर आके क्या अपनी शान मारते रहते हैं। कभी उनके अफ़गानियों के साथ हैं। अफ़गानिस्तान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपने उड़ता पंजाब देखी है, ज़रूर देखी होगी, उसमें बद्दी का एरिया, बद्दी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती हैं, कोई ओपीएम सीधे नहीं पहुँच जाती पार्टीज़ में, उनकी कोई तो है फार्मा इंडस्ट्री जो काम कर रही है। दूसरी तरफ मैनकाइंड वाले भी हैं, वो भी ज़ीरो से हीरो बने हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन लोगों की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, ये हर तरफ से गलत काम कर रही हैं। तभी ऐसे विचार इनके हैं कि दिलीप जैसे को भी ये लोग डिसऑनर क्या करना, उसको मान सम्मान मिलता है, उसके लिए रेड कारपेट्स बेचते हैं, तरह तरह की वाइन्स खुलती हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, और वो तो कह जाता है लड़की का घर है, मैं तो कुछ नहीं लूँगा, मैं आपको लेके जाऊँगा 5 स्टार में। जो मैं कर नहीं पाती तो फिर उसकी सास कहती है माँ तो इसकी कभी ले नहीं गई 5 स्टार में, आप कहाँ ले जाओगे, चलो चल पड़ते हैं आपके साथ। ये उनके घर का सीन है। डिस्पाइट ये ताना नहीं है, उनकी कन्या भी है 43 इयर्स की, शादी 5 स्टार में हुई थी, दहेज में गाड़ी भी दी थी, लेकिन 2 बार डाइवोर्स हो गया और दामाद बहुत धमकियां देता है, आस पे बैठा है जायदाद की। लेकिन अच्छा नहीं लगता, हम लोग बड़े नहीं हुए ये सब सोच के कि कल को हमें क्या मिलना है। 40 साल की उम्र में हम अपने पेरेंट्स को राइट ऑफ करें, हम ऐसा, हमारा ना तो कभी असूल था ना आगे होगा। और मैं अभी जो मेरे रिमेनिंग ईयर्स हैं, मैं अपना टेली मेडिसिन में 9 to 9 काम कर रही हूँ।
ये भी हेवन सेंट गिफ्ट है। आई एम सेल्फ सफिशेंट। अगर वो कभी कभार मुझे बाहर ले भी जाती है तो वापसी में मुझे सुनना पड़ता है कि बड़ी दोनों तो आपको पूछती भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और एक और विचार आ गया कि वो तो चैलेंज करेंगी ही विल को, तो मैं तो 1/3 मुझे देना पड़ेगा, रादर 2/3 देना पड़ेगा। उसका तो 1/3 है। तो मेरी लेन में तो लड़की ने माँ की सेवा 10 साल करी है, उसको तो 1/4 देना पड़ा। 4 बहनें थी। उसकी माँ जब बेड रिडन हो गई, उसने ताने नहीं सुने किसी के भी कि ये सेवा जायदाद के लिए कर रही है। तो ऐसी भी बेटियां हैं, मेरी लेन में हैं ऐसी 2 बेटियां, तो मैं उनकी सुंदरता क्यों ना देखूं। तो इसलिए मुझे जो आपने राय दी है कि नाम भी पेपर पे मत बेचना, मैं उसको गांठ बांध के रखूंगी कि बहुत सियानी राय है। मेरे को और कोई ऐसी राय दे ही नहीं सकता था। बाकी आपको मैं बड़ा मानती हूँ और बहुत ज़्यादा मानती हूँ, सम्मान है मन में, और सम्मान आ गया कि मुश्किल के टाइम पे मेरा साथ दे रहे हो। अब आप इसको वीडियो को सुनो और उसके बाद बताओ। किसी भी लॉयर के ऑफिस में बिना प्रूफ के नहीं जाना चाहिए। ये जो सब मैंने आपको बताया, 1-1 साल का मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट तक गई थी। तो लॉयर्स आपस में बात करते हैं कि एक बार जो फ्रॉड प्रूफ हो जाए तो उसका कोर्ट भी नहीं सुनती। तो फ्रॉड क्या, मेरा हस्बैंड तो नकली कास्ट, जाटव कास्ट, 33% पासिंग मार्क्स, एम्स में एडमिशन, उसका भी प्रूफ है। तो फ्रॉड नहीं हुआ। सेल डीड पे पिता का नाम एक है, एग्रीमेंट टू सेल दोनों लीगल का कागज है, उसके ऊपर वो स्टैम्प पेपर पे किसी और का नाम लिखा। तो ये भी तो फ्रॉड है। उन दिनों में मुझे वकीलों से डराया। 93 में मैं महिला दक्षता गई हूँ हेल्प मांगने, पर वहाँ भी वकील जैसे बैठे होते हैं ना, शिकार मिले। तो मुझे वहाँ कोई ठीक नहीं लगा। 2 चॉइसेस थी, या तो मैं कोर्ट कचहरियों के धक्के खाऊं 94 के बाद, या मैं इन लड़कियों को इस लायक बनाऊं कि अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ। मैं फिर पीछे हट गई। मैंने कहा मैं केस फाइट ही नहीं करूँगी, क्योंकि दूसरी पार्टी तो झूठ का सहारा लेके कहीं तक पहुँच सकती है, सालों साल लटका सकती है। तो पहले से ही मैं बीमार थी। 83 से मुझे COPD है। प्रोफेसर पांडे ने डायग्नोज की थी, मेरे ही प्रोफेसर हैं, और उन्होंने कहा था दिस इज़ फॉर लाइफ, मेडिसिन मुझे लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, स्लो प्रोग्रेसिव है, मैं काम तो कर रही हूँ कि दुनिया का कुछ तो संवार रही हूँ। तो आप ध्यान रखो। वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। जो आप और पूछोगे मैं वो भी बताऊंगी। मुझे यही तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ोन पे बात थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती। आप ध्यान रखो। भगवान आपको दोनों को बहुत लंबी उम्र दे, और मैं भी जो रिमेनिंग ईयर्स हैं सोसाइटी को इसी तरह कंट्रीब्यूट करती रहूँगी। और वही मेरा एक तरह का टॉनिक है कि मैं 10 लोगों से बात कर लेती हूँ तो वो वो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और मेरा ध्यान नेगेटिव चीज़ों से हट जाता है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू।